Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muaz Rasool, your professor of physics. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने A प्लस सीरीज का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक भी आपके यूनिट नंबर 8 के साथ ही है. बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी, तो क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात को शुरू करते हैं. आवर ट्रांसफार्मर सेट्स अप 220 वोल्ट टू 2200 वोल्ट. अब इसमें 220 वोल्ट क्या है? वीपी यानी प्राइमरी वोल्टेज, और 2200 वोल्ट क्या है? वीएस यानी सेकेंडरी वोल्टेज. इफ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स, नाउ दिस इज एनएस. द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज, आपने क्या निकालना है? एनपी निकालना है. ट्रांसफार्मर के लिए टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी ओवर एनएस इक्वल्स वीपी ओवर वीएस. एनपी आप लोगों ने फाइंड करना था. एनएस कितना था? 200. वीपी कितना था? 220. वीएस कितना था? 2200. प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 2 0 और ये 2 0 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल. ये 220 ओवर 22 क्या बन जाएगा? 10. और एक 2 उधर जाके जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो प्राइमरी टर्न्स कम्स आउट टू बी अल्फा यानी 20. क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा अल्फा यानी 20. क्वेश्चन नंबर 87, लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द इजीएस्ट एमसीक्यू. 87th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 88, इफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर were 100% efficient, then the primary and the secondary winding would have the same. याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होंगी, प्राइमरी टर्न्स कम होंगी. सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज कम होगा. सेकेंडरी करंट कम होगा, प्राइमरी करंट ज्यादा होगा. लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट यानी पावर हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. तो जो सेकेंडरी के अक्रॉस पावर होगी वही प्राइमरी के अक्रॉस भी पावर होगी. पावर विल रिमेन कांस्टेंट. 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? पावर यानी बीटा. क्वेश्चन नंबर 89, a straight wire of length 0.2 meter, now this is L, moves a steady speed of 3 meter per second, now this is V, at right angles, this is theta which is 90, to the magnetic field of flux density 0.10 Tesla, this is capital B, EMF induced across the ends of the wire as. ये EMF पैदा होने की वजह वायर का या मेटल का या कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करना है. वो EMF जो कंडक्टर की मोशन की वजह से पैदा हो अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल EMF, के जिसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं माइनस साइन को इग्नोर कर दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो VBL साइन थीटा. E इक्वल्स वेलोसिटी कितनी थी? 3. मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी थी? जी, वेलोसिटी आपके पास यहाँ पे कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड. मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितनी थी? 0.10 यानी 10/100. लेंथ कितनी थी? 0.20 यानी 20/100. और एंगल इज 90. साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 2 0 इन 2 0 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल. 3 into 2 is 6, तो क्या आ जाएगा? 6/100 which can be written as 0.06 वोल्ट. आपके 89th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 90, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2. नाउ दिस इज NS ओवर NP. क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा होंगी, प्राइमरी में टर्न्स कम होंगी. तो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? NS को. और 2 यानी कम वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? NP को. तो दिस इज NS ओवर NP. व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी? आपने VS निकालना है. इफ द वोल्टेज इन प्राइमरी यानी VP इज 30 वोल्ट. अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया, NP ओवर NS इज इक्वल टू VP ओवर VS. यहां से अगर मैं VS को इधर ले जाऊं, NS को इधर ले आऊं, NP को इधर ले आऊं, तो VS कम्स आउट टू बी VP NS ओवर NP. VP कितना था आपके पास? 30. NS ओवर NP आपके पास कितना था? 3/2. अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, 3 into 30 is 90 and 90 over 2 comes out to be 45 वोल्ट. आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी 45 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 91, a rectangular coil of 100 turns, now this is capital N, and size of 0.1 meter by 0.05 meter, now this is capital A यानी area, is placed perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla, this is capital B. The induced EMF when the
field drops to 0.05 Tesla. Now this is delta B. Change in magnetic field in 0.05 second. Now this is delta T. आपने induced EMF निकालनी है. Faraday's law. Induced EMF is equal to N delta phi over delta T. और phi किसके बराबर होता है आप सबको पता है. Phi equals BA. तो equals N delta B over delta T. वैसे का वैसा. phi की जगह क्या आ गया? BA. वैल्यू प्लेस कर दें. नंबर ऑफ टर्न्स 100. मैग्नेटिक फील्ड में कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा बी कितना है 0.05, दैट इज 5 over 100. एरिया कितना था 0.1 इंटू 0.05. 0.1 को क्या लिखा जा सकता है 1/10 और 0.05 को क्या लिखा जा सकता है 5 over 100 और टाइम कितना है 0.05, दैट इज 5 over 100. 100 और 100 आपस में क्या हो गया कैंसल. 100 और 100 आपस में क्या हो गया कैंसल. एक 5 और एक 5 आपस में क्या हो गया कैंसल. क्या बचा 5 over 10 एंड 5 over 10 कम्स आउट टू बी 0.5 वोल्ट. 91st MCQ का आंसर क्या होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 92. अ कॉइल ऑफ 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर. नो दिस इज कैपिटल ए. एरिया हैविंग 30 टर्न्स. दिस इज कैपिटल एन. इज मेकिंग 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड. नो दिस इज ओमेगा. और इसमें हमें रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और रिकॉल करिएगा कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, दिस इज कैपिटल बी. द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली. पीक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला एन ओमेगा ए बी. नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी 30. ओमेगा कितना था ओमेगा था 30 रेवोल्यूशंस पर सेकंड. तो मैंने उसको रेडियंस में चेंज करना है. तो 30 और 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है 2 पाई रेडियंस. एरिया आपके पास क्या था. एरिया आपके पास था जी 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर यानी 20/100 इंटू 20/100. और मैग्नेटिज्म आपके पास कितना था 1. प्लीज सर ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 सारी जीरोस क्या हो गए कैंसिल. और पाई क्या होता है 3.14. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अस्यूम दिस एज 3. राउंड ऑफ कर लें तो 1 2 और 3 3s और 1 2 और 3 2s. 3 3s मल्टीप्लाई होके क्या देंगे 27. 3 2s मल्टीप्लाई होके क्या देंगे 8. एंड 8 इंटू 27 इज 216 विच इज क्लोजेस्ट टू 226 वोल्ट. 92 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा यानी 226 वोल्ट. तो इस तरह से आप पाई को राउंड ऑफ करके 3.14 के बजाय 3 भी लेके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं. 92 का आंसर होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 93. इन अ ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल यानी NP आर 140 एंड दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल आर 280. दिस इज NS. if the current in the primary coil IP is 4 ampere then the current in the secondary coil यानी आपने IS निकालना है. ट्रांसफॉर्मर के लिए टर्न्स रेशो करंट में रिवर्स लिखी जाती है. क्या मतलब IS over IP इज इक्वल टू NP over NS. IS आप लोगों ने निकालना है. IP कितना था 4, NP कितना था 140, NS कितना था 280. प्लीज ध्यान से देखिएगा 140 over 280 इज 1/2. ये 4 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो IS comes out to be 4/2 and 4/2 comes out to be 2 ampere. 93 MCQ का आंसर क्या होगा बीटा यानी 2 ampere. क्वेश्चन नंबर 94. The core of any transformer is laminated so as to reduce eddies current. One of the easiest MCQ basic book information. 94 MCQ का आंसर क्या होगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 95. Alternating current cannot be measured by DC ammeter because उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि डीसी जो एमीटर है वो एसी मेजर नहीं कर सकता. उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि एसी के लिए एक साइकिल में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. तो एक कंप्लीट एसी साइकिल के लिए तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव वैल्यूज का सम क्या होगा 0. अगर सम 0 आ गया तो पावर भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. एवरेज करंट भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. डीसी वोल्टमीटर उसको मेजर करके आपको नहीं दे सकता. आपके 95 MCQ का आंसर क्या होगा अल्फा यानी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर द कंप्लीट साइकिल इज 0. Question number 96. When the magnet moves towards or away from a stationary coil, an EMF is induced. If the coil is a part of closed circuit, then an induced current begins to flow. Pick the wrong statement out of the following. अच्छा अब इसमें एक या दो बातें याद रखिएगा और वो बातें अगर आपने ध्यान से सुननी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इस MCQ का आंसर डेल्टा क्यों बन रहा है. जब आप नॉर्थ पोल को
किसी कॉइल की साइड की तरफ लेके जाएंगे, यानी फर्स्ट करें ये मेरा टैप किसको शो कर रहा है, किसी कॉइल को शो कर रहा है, ठीक है, ये मेरा टैप किसको शो कर रहा है, किसी कॉइल को, और ये जो मार्कर है वो किसको शो कर रहा है, एक मैग्नेट को, और ये जो मार्कर का टिप वाला हिस्सा है रेड कलर का, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्थ पोल को। तो जब आप नॉर्थ पोल को इस कॉइल के करीब लेके जाएंगे तो कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होगा, इजाफा, कॉइल में क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ, कॉइल में क्या इंड्यूस होगा, करंट, फैराडे लॉ का काम खत्म। इन कम्स लेंज़ेस लॉ। इंड्यूस करंट अपने पैदा करने वाले कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा, और ऑपोजिशन इस तरह से होगी कि ये कॉइल करीब आते नॉर्थ को रिपेल करेगी। इसका मतलब कॉइल का सामने वाला पोल भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ। अच्छा, आप दूसरा एक्सपेरिमेंट सुने, जब आप इस करीब आए हुए नॉर्थ को कॉइल से कहां लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो आप कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होगी, कमी, कॉइल में फिर क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ, कॉइल में फिर क्या इंड्यूस होगा, करंट, फैराडे लॉ का काम खत्म। इन कम्स लेंज़ेस लॉ। इंड्यूस करंट अपने पैदा करने वाले कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। कॉज क्या है, नॉर्थ पोल का अवे जाना। तो अब ये कॉइल अवे जाते नॉर्थ को अट्रैक्ट करने के लिए सामने कौन सा पोल बना देगी, साउथ। तो रूल याद रखिएगा कि जब आप कॉइल की तरफ नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो कॉइल का भी सामने वाला फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल से अवे लेके जाएंगे तो कॉइल का सामने वाला फेस क्या बन जाएगा, साउथ। नहीं समझ आया, दूसरा जुमला सुन लें। अगर आप कॉइल का साउथ पोल मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल के करीब लेके आएंगे तो कॉइल का सामने वाला फेस भी क्या बन जाएगा, साउथ। और अगर आप मैग्नेट का साउथ पोल कॉइल से अवे लेके जाएंगे तो अब कॉइल का सामने वाला फेस क्या बन जाएगा, नॉर्थ। यानी मैग्नेट का जोन सा पोल कॉइल के करीब आएगा, कॉइल के सामने वाला पोल भी वही बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप किसी कॉइल को नॉर्थ पोल की तरफ से देखेंगे तो कॉइल में कैसे करंट फ्लो करता दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आप किसी कॉइल को साउथ की तरफ से देखेंगे तो आपको कॉइल में कैसे करंट फ्लो करता दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। अब मेरे यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि 96th एमसीक्यू का आंसर डेल्टा क्यों है। एक एक ऑप्शन देख लें जरा, सॉरी डेल्टा क्या, एक एक कॉलम देख लें। मोशन ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल रिसीडिंग फ्रॉम द कॉइल। साउथ पोल कॉइल से किधर जा रहा है, अवे जा रहा है। तो अगर साउथ पोल कॉइल से अवे जा रहा है तो कॉइल का सामने वाला पोल उस अवे जाते साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए खुद क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, साउथ नहीं बनेगा। आपने रॉन्ग स्टेटमेंट तलाश करनी थी। तो अगर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट तलाश करनी थी, मैं सवाल पढ़ देता हूं। व्हेन अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इफ द कॉइल इज अ पार्ट ऑफ द क्लोज सर्किट, देन एन इंड्यूस्ड करंट बिगिंस टू फ्लो, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपने रॉन्ग स्टेटमेंट तलाश करनी थी, तो डेल्टा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें दूसरा कॉलम जहां पे क्या लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है, वहां पे साउथ नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, नॉर्थ आना चाहिए था। आई रिपीट, 96 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 97, अ मैग्नेट NS यानी नॉर्थ साउथ is placed along the axis of a circular coil. The magnet is moved away from the coil as shown in the figure. The induced current in the coil viewing from the magnet side is. सवाल देखिएगा, ये मैग्नेट कि जिसका नॉर्थ पोल कॉइल के करीब पड़ा हुआ है, ये मैग्नेट अब इस कॉइल से किधर जा रहा है, अवे जा रहा है। तो जब ये मैग्नेट इस कॉइल से किधर जा रहा होगा, अवे जा रहा होगा, तो कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो रही होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रही होगी, कमी। कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ। कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। फैराडे लॉ का काम खत्म। इन कम्स लेंज़ेस लॉ। इंड्यूस करंट अपने पैदा करने वाले कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। नॉर्थ पोल अवे जा रहा है तो कॉइल उस अवे जाते नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सामने वाला पोल कौन सा बना देगी, साउथ, और पीछे वाला पोल कौन सा बना देगी, नॉर्थ। अब आपने ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर है, आपने किस साइड से देखना है, मैग्नेट की साइड से देखना है। जब आप इस पूरे ऑपरेटर्स को मैग्नेट की साइड से देख रहे होगे तो आप इस कॉइल को किस साइड से देख रहे हैं, साउथ पोल वाली साइड से देख रहे हैं। और अभी मैंने क्या बताया, जब आप किसी कॉइल को नॉर्थ पोल वाली साइड की तरफ से देखेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप किसी कॉइल को साउथ पोल वाली साइड से देखेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा यानी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 98, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इज 20 इफ द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी is 120 volt, the voltage across the secondary will be. Now step up ट्रांसफॉर्मर के लिए या किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए Vs over Vp किसके बराबर होता है, Ns over Np। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है,
सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज कम होगा। तो ये जो आपको सवाल में उसने वोल्टेजेस की रेशियो दी हुई है 20, ये एक्चुअली आपको उसने क्या दिया हुआ है, VS ओवर VP। तो VS ओवर VP की जगह क्या आ जाएगा 20, और वो किसके बराबर आ जाएगा, NS ओवर NP। और आगे वही टर्न्स रेशियो का फॉर्मूला, VS इक्वल्स VP इंटू NS ओवर NP। VS आपने निकालना था इक्वल VP, प्राइमरी वोल्टेज कितना था आपके पास इस सवाल में 120 वोल्ट, और NS ओवर NP यानी टर्न्स की रेशियो या वोल्टेजेस की रेशियो कितनी आ गई 20। तो 120 इंटू 20 कम्स आउट टू बी 2400, यानी आपके 98 MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 99. In the following diagram, X is a coil with a hollow core. The magnet is pushed at constant speed from the right end into the core and out again at the left during this motion. अच्छा, ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ लाया जा रहा है, ये मैग्नेट कॉइल के करीब आया, कॉइल में या कोर में एंटर हुआ और फिर कॉइल से किधर जाना शुरू हो गया, दूर जाना शुरू हो गया। बताएं इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान करंट कैसे फ्लो करेगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, जब ये मैग्नेट अपने नॉर्थ पोल समेत इस कॉइल की तरफ आ रहा होगा तो कॉइल करीब आते मैग्नेट को क्या करेगी, रिपेल करेगी। नतीजा कॉइल का सामने वाला पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और पीछे वाला पोल क्या बन जाएगा, साउथ। अच्छा, अब सोलेनॉइड के लिए राइट हैंड रूल, थंब किसको शो करता है, नॉर्थ को, और उंगलियों की मोशन किसको शो करती है, फ्लो करने वाले करंट को। तो मेरा नॉर्थ किस तरफ को है, राइट साइड पे, सोलेनॉइड का नॉर्थ है राइट साइड पे और साउथ की तरफ लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा थंब। और जब ये थंब आ जाएगा तो आपको करंट अपनी तरफ वाली साइड्स में कैसे फ्लो करता दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे। ये देखें, अपनी तरफ वाली साइड्स में करंट कैसे फ्लो करता दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे, यानी करंट यूं फ्लो करेगा, यानी आपकी तरफ वाली साइड पे करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे, और पीछे वाली साइड में करंट कैसे फ्लो करेगा, नीचे से ऊपर। यानी करंट यूं फ्लो करेगा, यूं, और फिर पीछे से ऊपर की तरफ, यूं, और फिर पीछे से ऊपर की तरफ, एंड सो ऑन। तो जब मैग्नेट इस सोलेनॉइड या इस कॉइल या इस कोर की तरफ आ रहा होगा तो करंट किससे किसकी तरफ फ्लो कर रहा होगा, Y से Z की तरफ। अब अगली बात देखिएगा, जब ये मैग्नेट इस कोर में एंटर होने के बाद अब इस कोर से किधर जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा, तो अब कोर में से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या होनी शुरू हो जाएगी, कमी। कोर में फिर क्या इंड्यूस होगी, EMF, कोर में फिर क्या इंड्यूस होगा, करंट। लेकिन जो अब करंट इंड्यूस होगा वो पहले वाले करंट से ऑपोजिट पैदा होगा। क्यों? चूंकि पहले करंट पैदा होने की वजह, या ये वाला करंट जो Y से Z की तरफ जा रहा है, इसके पैदा होने की वजह मैग्नेट का सोलेनॉइड की तरफ आना है। तो अगर बढ़ता हुआ फ्लक्स Y से Z की तरफ करंट इंड्यूस करवा रहा है, तो जब यही मैग्नेट इस सोलेनॉइड से अवे जा रहा होगा तो कम होता हुआ फ्लक्स यही करंट किससे किसकी तरफ फ्लो करवाएगा, Z से Y की तरफ फ्लो करवाएगा। यानी करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। आपके 99th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। यानी इनिशियली करंट कैसे फ्लो करेगा, द करंट इन द वायर YZ विल बी फ्रॉम Y टू Z, और फिर फाइनली करंट कैसे फ्लो करेगा Z टू Y। आई रिपीट, आपके 99th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ turns in the primary to the secondary coil of the transformer is 7:19. The ratio of power in the primary and secondary coil will be, अभी आपके साथ डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में पावर क्या रहती है, सेम रहती है, और सेम चीजों की रेशियो आपको हमेशा 1:1 देगी। यानी प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर, तो दोनों पावर्स की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। 100th MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 101, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन द ट्रांसफॉर्मर इज 6:9 and the output power is P. Neglecting all the power losses, what is the ratio of input to the output current? इनपुट करंट का क्या मतलब है जी, प्राइमरी करंट, और आउटपुट करंट का क्या मतलब है, सेकेंडरी करंट। इसका मतलब इनपुट करंट ओवर आउटपुट करंट इज प्राइमरी करंट ओवर सेकेंडरी करंट, यानी IP ओवर IS, और टर्न्स रेशियो करंट्स के लिए रिवर्स हो जाती हैं। तो IP ओवर IS इज NS ओवर NP, NS ओवर NP कितना था, 6
6:9। तो जब मैं 6:9 को रिड्यूस करूंगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 2:3। 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 102। इफ 2V0 इज द पीक वैल्यू ऑफ AC, देन इट्स RMS वैल्यू इज। बाय डेफिनेशन RMS वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट 2, यानी VRMS इज इक्वल टू V0 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा इक्वल्स, और पीक वोल्टेज कितना था? 2V0। याद रखिएगा, बेसिक मैथ है, 2 बाय स्क्वायर रूट 2 कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 2। 102 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 103। A rod PQ is connected to the capacitor plates. The rod is placed in a magnetic field B. If the rod is pulled out of the magnetic field with the velocity V as shown, then. अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरी की पूरी आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये किसके साथ अटैच है? कैपेसिटर के साथ अटैच है। सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करें। ये इतना हिस्सा V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस राइट साइड पे मूव कर रहा है। मैं जुमला फिर बोलूं, सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करें। ये वाला हिस्सा V वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस किधर को मूव कर रहा है? राइट साइड पे मूव कर रहा है। इस पर जरा राइट हैंड रूल लगाएं। थंब किसको शो करता है? वेलोसिटी को। उंगलियां किसको शो करती हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। और हथेली का वेक्टर एरिया किसको शो करता है? लगने वाली फोर्स को। तो वेलोसिटी किधर को है? राइट साइड पे। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? ब्लू कलर के क्रॉसेस आपको लगे दिखाई दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? अंदर की तरफ। तो आप देखिए, मेरी पाम, मेरी हथेली किधर को रुख करती दिखाई दे रही है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी ऊपर की तरफ। इसका क्या मतलब होगा कि इतने हिस्से में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स किधर को लगेगी? ऊपर की तरफ, यानी वाई एक्सिस की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। नतीजा, इस किनारे पे पॉजिटिव चार्जेस की एफिशिएंसी आ जाएगी, इस किनारे पे पॉजिटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी आ जाएगी। ये किनारा किसके साथ अटैच है? प्लेट M के साथ। तो कैपेसिटर की ये प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये किनारा किसके साथ अटैच है? कैपेसिटर की N प्लेट के साथ। तो दिस प्लेट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो M plate of the capacitor will become positively charged and N plate of the capacitor will become negatively charged. आपके 103 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी प्लेट N will be negatively charged. Question number 104. If the frequency of AC in a half wave rectifier is F and the period is T, then after rectification the product of rectified signals frequency and time period is. तो ये कोई बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के दौरान फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या थी? F, तो आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F। और अगर इनपुट का टाइम पीरियड क्या था? T, तो आउटपुट का भी टाइम पीरियड क्या था? T। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। तो यहां से अगर मैं T को उधर ले जाऊं तो इसका क्या मतलब है? F इंटू T, यानी आउटपुट रेक्टिफाइड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1। 104 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 105। द टाइम पीरियड ऑफ एन AC साइकिल इज 16 seconds such that it is allowed to go through a bridge rectifier, then the frequency of the output ripple will be. ब्रिज रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट पैदा करने के बाद फ्रीक्वेंसी डबल कर देता है, टाइम पीरियड हाफ कर देता है। क्या मतलब है इस बात का? इधर देखिएगा, फॉर ब्रिज रेक्टिफिकेशन या फुल वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है और आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट के टाइम पीरियड से हाफ हो जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर इनपुट साइकिल का टाइम पीरियड कितना था? 16, तो आउटपुट साइकिल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 16/2, दैट इज 8। तो फिर आउटपुट साइकिल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/T0, दैट इज 1/8, विच इज 0.125 हर्ट्ज या 0.12 हर्ट्ज। 105 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। Question number 106. In a step-up transformer, the turns ratio is 1:10. अच्छा, यहीं पे रुक जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो फिर टर्न्स रेशियो हमेशा क्या ली जाती है? NS/NP। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो, जैसे कि सवाल में हिंट है
कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो फिर याद रखिएगा NS ज्यादा होगा और NP कम होगा। इसका मतलब ये जो आपको 1:10 दिया गया है ये NP ओवर NS है। आई रिपीट, ये जो आपको 1:10 दिया गया है ये NP ओवर NS है। तो अगर मैं इसका उल्टा करूं और NS ओवर NP बना दूं तो वो क्या बन जाएगा 10:1। ये ज़हन में रखिएगा सवाल सॉल्व करते हुए। A resistance of 200 ohm, this is RS, connected across the secondary is drawing a current of 0.5 ampere, this is IS. What is the primary voltage यानी VP निकालना है and the current यानी IP निकालना है। Now ट्रांसफॉर्मर के लिए टर्न्स रेशो IP over IS equals NS over NP। IP आपने निकालना था, IS कितना था 0.5। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि NS over NP क्या है 10, ये 0.5 उधर जाके 10 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो प्राइमरी करंट इज 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 एम्पियर। नाउ मैं सेकेंडरी पे लगाने लगा हूं ओम्स लॉ, जिसका मुताबिक सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द लोड या RS। नाउ VS इक्वल IS कितना था आपके पास 0.5, RS कितना था आपके पास 200, तो सेकेंडरी वोल्टेज कम्स आउट टू बी 100। और आगे टर्न्स रेशो VP ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर NS। VP आपने निकालना था, VS कितना था 100। अगर NS ओवर NP कितना है 10/1, तो NP ओवर NS क्या हो जाएगा 1/10। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। आपके 106th MCQ का आंसर क्या होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 107, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज। सर्किट आपके सवाल में भी बना हुआ है, सर्किट मैंने यहां पे भी बना दिया। चल, ये AC सोर्स है जो क्या पैदा कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग साइकिल्स। नाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सोर्स का ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। इसके हाई पोटेंशियल पे आने की वजह से क्या होगा, आई रिपीट, इसके हाई पोटेंशियल पे आने की वजह से क्या होगा कि आपका ये डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बाइस होगा। फिर बोल रहा हूं, इसके हाई पोटेंशियल पे आने की वजह से क्या होगा, आपके ये दो डायोड्स क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस और ये दो डायोड्स भी क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस। फिर देखें, इसके हाई पोटेंशियल पे आने की वजह से ये दो डायोड्स क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, हाई पोटेंशियल P से जुड़ा हुआ है। और इसके लो पोटेंशियल या नेगेटिव पे आने की वजह से ये दो डायोड्स भी क्या हो जाएंगे फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि नेगेटिव N यानी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों डायोड्स बल्कि चारों डायोड्स क्या होंगे फॉरवर्ड बाइस और आपको आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, सोर्स अपनी पोलैरिटी क्या करेगा रिवर्स करेगा, ऊपर वाला टर्मिनल लो पे चला जाएगा, नीचे वाला टर्मिनल हाई पे चला जाएगा। नतीजा चारों डायोड जो पहले क्या हो रहे थे फॉरवर्ड बाइस, अब वो क्या होना शुरू हो जाएंगे रिवर्स बाइस, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिल रही। ये किसकी निशानी है अल्फा, हाफ वेव रेक्टिफाइड DC की या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की। आई रिपीट 107 का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 108, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द डायोड D1 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ AC साइकिल इज। अगेन डायग्राम आपके सवाल में भी बनी हुई है और डायग्राम मैंने भी यहां पे बना दी है। नाउ जब आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल तो सोर्स का ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। इसके हाई पे आने का क्या मतलब है, ये हाई पे आ गया। इसके लो पे आने का क्या मतलब है, ये लो पे आ गया। इसके हाई पोटेंशियल पे आने का क्या मतलब है, डायोड 1 क्या होगा फॉरवर्ड बाइस और डायोड 4 क्या होगा रिवर्स बाइस। इसके लो पे आने का क्या मतलब है, डायोड 3 क्या होगा फॉरवर्ड बाइस, डायोड 2 क्या होगा रिवर्स बाइस। करंट फ्लो करवाएं, कन्वेंशनल करंट हमेशा कहां से फ्लो करता है हाई से लो की तरफ। करंट यहां से स्टार्ट होगा, इधर आएगा, इधर आकर उसे कितने रास्ते मिलेंगे 2, इसमें से जा नहीं सकता, D1 में से पास करेगा, इधर आएगा, इधर आकर उसे कितने रास्ते मिलेंगे 2, इसमें से जा नहीं सकता, लोड रेजिस्टेंस में से पास करेगा, आपको आउटपुट मिल गई। इधर आएगा, इधर आके करंट को कितने रास्ते मिलेंगे 2, D4 में से जा नहीं सकता, किससे पास करेगा D3 में से। इधर आएगा, इधर आके फिर करंट को कितने रास्ते मिलेंगे 2, D2 में से जा नहीं सकता और ये अपना पाथ पूरा करेगा। तो ये करंट का पाथ है और इस दौरान D1 में से आपको करंट किससे किसकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, A से C की तरफ आता दिखाई दे रहा है, फ्रॉम A टू C। आपके 108 MCQ का आंसर क्या होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 109, a semiconducting device is connected in a series circuit
with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of the battery is reversed, the current drops to almost zero. The device may be. Of course, एक डायोड होगा, क्योंकि आपको पता है कि डायोड की यूनिक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, यानी डायोड अपने में से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट पास करने देता है, और अगर आपने सेल गलती से उल्टा लगा दिया तो इससे डायोड क्या होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स बाइस। और यही वजह है कि बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने से सर्किट में करंट खत्म हो गया, क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस होना शुरू हो गया। रिपीट, आपके 109th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा, यानी ये एक पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज नॉट इन रिवर्स बाइस मोड। तो जो रिवर्स बाइस नहीं होगा वो ऑफ कोर्स क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस कौन होता है कि जिसमें P यानी ट्रायंगुलर पोर्शन यानी एनोड हाई पोटेंशियल पे हो, और N यानी लीनियर पोर्शन यानी कैथोड लो पोटेंशियल पे हो। आपके 110th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, क्योंकि इसमें जो P यानी ट्रायंगुलर पोर्शन है वो 0 पे है, और N यानी जो लीनियर पोर्शन है वो -2 पे है। -2 लो पोटेंशियल को शो करता है और 0 -2 के लिहाज से हाई पोटेंशियल को शो कर रहा होता है। तो 1/10 में डेल्टा रिवर्स बाइस नहीं होगा बल्कि फॉरवर्ड बाइस होगा। 111, इफ इनपुट इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर देन, तो फिर जो आपको आउटपुट मिलेगी वो इनपुट का रिवर्स यानी उल्टा मिलेगी, जिसमें क्रेस्ट ट्रफ में चेंज हो गया होगा, वाइस वर्सा, यानी आउटपुट और इनपुट में कितने का फेज डिफरेंस आ जाएगा, 180 डिग्री का। 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 112, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन। अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिंबॉलिक डायग्राम आपके साथ शेयर करूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये आउटपुट टर्मिनल होते हैं, ये इन्वर्टिंग इनपुट V माइनस, ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट V प्लस, और इनपुट रेजिस्टेंस कहां पे लगी होती है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान। आपके 112th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान में लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 113, ड्यू टू वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बीटा, प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स, क्योंकि इनके दरमियान एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। 113 एमसीक्यू का आंसर होगा बीटा, प्रैक्टिकली नो करंट flows between the two input terminals. Question number 114, relation for open loop calculation of operational amplifier is a basic book information है, output over differences of both inputs यानी चार्ली। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए ओपन लूप गेन आइडियली क्या होती है, इन्फिनिटी, और प्रैक्टिकली क्या होती है, 10⁵। 114 एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली। और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, द वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल लूप या ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी लार्ज बिकॉज ये वाला फैक्टर V प्लस माइनस V माइनस कैन बी रिटन एज I इंटू R इन, यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी V प्लस माइनस V माइनस किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ के मुताबिक I इंटू R इन। R इन बहुत हाई है, जिसकी वजह से I प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब V प्लस और V माइनस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट क्या होगा, 0। ऑलमोस्ट 0 होने का क्या मतलब है, वेरी लो। तो जब ये वाला फैक्टर इंतहाई कम हो जाएगा तो गेन इंतहाई ज्यादा हो जाएगी। आपके 115 एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, के गेन के ओपन लूप गेन के बहुत ज्यादा होने की वजह V प्लस माइनस V माइनस वाले फैक्टर का इंतहाई स्मॉल होना है। 115 का आंसर होगा डेल्टा, यानी V प्लस माइनस V माइनस इज वेरी स्मॉल। सो होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।